इस शानदार कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जियाजो को। जब जियाजो सिर्फ 12 साल की थी तभी उसके डैड का देहांत हो गया था। उस टाइम की हालत ऐसी थी कि उसे अपना बचपन वाला घर बेचना पड़ा और किसी दूसरी जगह जाकर रहना पड़ा। कुछ साल बाद वो एक जगह जॉब कर रही होती है। उसका मकसद बस एक ही होता है, जो घर उसने बेचा था, मतलब अपने डैड का घर, उसे किसी भी तरह वापस खरीदना है। लेकिन अब जो सैलरी उसे मिलती है वो उस घर को खरीदने के लिए काफी नहीं होती। ऊपर से उसे अपनी जॉब से कोई सेटिस्फैक्शन भी नहीं होता। अब कहानी में एक लड़का आता है, मिंग। वो प्रॉपर्टी डिजाइनिंग का काम करता है और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है। वो एक इन्वेस्टर को अपना डिजाइन दिखा रहा होता है, लेकिन इन्वेस्टर उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। फिर रात होती है, मिंग अपने घर लौटता है और जियाजो भी अपने घर की तरफ जा रही होती है। अब यहाँ कॉमेडी ट्विस्ट ये है कि मिंग और जियाजो दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, मतलब एक ही घर में। लेकिन असली बात ये है कि मिंग उस घर में साल 1999 में रहता है और जियाजो साल 2018 में। अब आप सोच रहे होंगे कि अलग अलग टाइमलाइन में दोनों एक ही घर में कैसे रह सकते हैं। इसका जवाब आगे मिलेगा। अब सीन में दिखाया जाता है कि जियाजो नहा रही होती है और मिंग उस तरफ किचन में खाना बना रहा होता है। वो बर्तन सिंक में डालकर वॉश कर रहा होता है। तभी जियाजो को बाहर टब में कुछ अजीब मिलता है और मिंग को सिंक में जियाजो की ड्रेस दिखती है। ये देखकर दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि अचानक उनके घर में ये सब कैसे हो रहा है। लेकिन थकान की वजह से दोनों ज्यादा सोचते नहीं और सीधे जाकर बेड पर सो जाते हैं। अगली सुबह मिंग के चेहरे पर जियाजो एक जोरदार थप्पड़ मारती है। दोनों शॉक होकर उठते हैं और देखते हैं कि उनके कमरे आपस में मिक्स हो गए हैं और अब वो कमरा पहले से भी बड़ा लग रहा होता है। ये सब देखकर दोनों घबरा जाते हैं। जियाजो मिंग को कोई चोर समझकर वहां की चीजों से मारने लगती है और मिंग इधर उधर भागता है। तभी उन्हें समझ आता है कि उनके कमरे आपस में मर्ज हो गए हैं। अब मिंग अपने कमरे की विंडो से बाहर देखता है तो वहां बादल छाए होते हैं। वहीं जियाजो अपने कमरे से बाहर देखती है तो वहां तेज धूप होती है। फिर मिंग अपना दरवाजा खोलकर बाहर जाता है, लेकिन उसे कुछ अलग नहीं दिखता। वो अब भी साल 1999 में ही होता है। लेकिन जैसे ही जियाजो मिंग के दरवाजे से बाहर झांकती है वो एकदम शॉक हो जाती है। अभी तक तो वो 2018 में रह रही थी, लेकिन बाहर का नजारा 1999 जैसा दिखता है। घबराकर वो तुरंत अंदर आती है और दरवाजा लॉक कर देती है। फिर वो अपने कमरे का दरवाजा खोलकर देखती है तो वापस 2018 में आ जाती है। अब ये सब देखकर मिंग भी हैरान रह जाता है, क्योंकि वो तो अब तक 1999 में जी रहा था और अब सामने 2018 की एडवांस टेक्नोलॉजी दिख रही होती है। दोनों डर जाते हैं और अपने अपने दरवाजे बंद करके अंदर चले जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि वो दोनों एक ही अपार्टमेंट में अलग अलग टाइमलाइन में रह रहे हैं। तभी जियाजो मिंग के चेहरे पर एक और थप्पड़ जड़ देती है। मिंग उसे पूछता है, ये क्यों मारा? तो वो कहती है, ये सपना है या रियल, ये जानने के लिए मारा था। मिंग कहता है, इस तरह लड़ने से कुछ नहीं होगा, क्यों ना दोनों दरवाजे एक साथ खोलकर देखें क्या होता है। फिर दोनों अपने अपने साइड के डोर को एक साथ खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त उनके कमरे फिर से मर्ज होने लगते हैं। तब उन्हें समझ आता है कि दोनों दरवाजे एक साथ ओपन नहीं किए जा सकते। अब जियाजो को याद आता है कि 1999 में उसके डैड जिंदा थे, इसलिए वो मिंग से कहती है, तुम अपने साइड का दरवाजा खोलो और मुझे अपने टाइम में ले चलो, मुझे अपने डैड से मिलना है। मिंग उसे अपने टाइमलाइन में ले आता है। 1999 में आते ही जियाजो बहुत खुश हो जाती है और अपने डैड से मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखती है कि उसके डैड पहले से ही छोटी वाली जियाजो के साथ खेल रहे हैं। ये देखकर जियाजो बहुत इमोशनल हो जाती है और तेजी से उनके पास जाने लगती है। तभी अचानक वहां अर्थक्वेक शुरू हो जाता है और तेज हवा चलने लगती है, जिससे वो अपने डैड से मिल नहीं पाती। गुस्से में वो वापस अपने अपार्टमेंट लौट आती है। अब मिंग कहता है, जैसे मैं तुम्हें मेरी टाइमलाइन में लेकर आया वैसे ही तुम मुझे अपनी टाइमलाइन में ले चलो। तब जियाजो उसे एक एडवांस लैपटॉप देती है। उस लैपटॉप को देखकर मिंग हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके टाइम में तो सिर्फ कंप्यूटर ही होते थे। अब मिंग खुद को फ्यूचर में देखने के लिए उस लैपटॉप में अपना नाम टाइप करके सर्च करता है। तभी उसके आसपास फिर से अर्थक्वेक शुरू हो जाता है। जियाजो को समझ आता है कि पास्ट या फ्यूचर के लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा करने की कोशिश करते ही ऐसे अर्थक्वेक आते हैं। वो मिंग से कहती है, हम दोनों एक साथ डोर ओपन नहीं कर सकते। तुम्हारा डोर सिर्फ तुम ही खोल सकते हो और मैं उससे बाहर आ सकती हूँ, और मेरा डोर सिर्फ मैं ही खोल सकती हूँ और तुम उससे बाहर आ सकते हो। इस तरह वो मिंग को सारी बातें समझा देती है। अब अगले सीन में एक साइंटिस्ट और एक अमीर बिजनेसमैन की मीटिंग दिखाते हैं। साइंटिस्ट कहता है, हमने उस डायमेंशनल टाइमलाइन को क्रिएट कर लिया है, लेकिन वो हमारी जगह पर नहीं, इस सिटी के किसी और लोकेशन पर बन गई है। हमें किसी भी तरह उस जगह को ढूंढना होगा। बिजनेसमैन के दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है, इस टाइमलाइन से पैसे कैसे कमाए जाएं। मीटिंग खत्म हो जाती है,
लेकिन बिजनेसमैन का चेहरा नजर नहीं आता। अब रात हो जाती है। मिंग और जियाजो को नींद नहीं आती। तब जियाजो कहती है, मेरे डैड मुझे छोड़कर ऊपर चले गए, इसीलिए मैं ऐसी सिचुएशन में आ गई हूँ। जब भी मुझे उनकी याद आती है मैं बस उनकी कार को देखती रहती हूँ। लोन ना चुका पाने की वजह से मेरा बचपन वाला घर भी मेरे हाथ से चला गया, लेकिन मैं उस घर को फिर से खरीद कर ही रहूंगी। इस तरह जियाजो इमोशनली बातें करती हैं। फिर अगली सुबह होती है और जियाजो और मिंग दोनों अपने अपने टाइमलाइन में ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। असल में जियाजो की शादी एक अमीर आदमी से होनी होती है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है, जो भी उससे शादी करेगा उसे उसका पुराना घर वापस खरीद कर देना होगा। इसी कंडीशन के साथ वो कई लोगों को डेट करती है, लेकिन कोई भी उसकी शर्त मानने को तैयार नहीं होता। फिर एक दिन उसे एक ऐसा अमीर आदमी मिलता है जो उसकी कंडीशन मानने को राजी हो जाता है, लेकिन वो उम्र में जियाजो से काफी बड़ा होता है और उसकी बातें भी थोड़ी अजीब सी लगती हैं। फिर भी उसकी दौलत देखकर जियाजो शादी के लिए हाँ कर देती है। वो आदमी कहता है, कुछ ही टाइम में मैं तुम्हारा घर खरीद लूंगा, फिर हम दोनों के नाम की नेम प्लेट्स भी लगवानी होंगी, उसके लिए थोड़े पैसे लगेंगे। वैसे मैं कैश कैरी नहीं करता, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो दे दो। उसकी बातों में आकर जियाजो एटीएम से पैसे निकालकर उसे दे देती है। फिर वो कहता है, मैं पानी की बोतल लेकर आता हूँ, लेकिन काफी देर हो जाती है और वो वापस नहीं आता। तब जियाजो को समझ आता है कि वो आदमी असल में एक चोर था और उसके पैसे लेकर भाग गया। इससे जियाजो बहुत अपसेट हो जाती है और जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है वो बैंक के बाहर ही बैठी रहती है। उधर मिंग अपने ऑफिस के रेस्टरूम में बैठा ड्रिंक ले रहा होता है। तभी वहाँ कंपनी का ओनर, उसका मैनेजर जूनी और एक और एम्प्लॉय आते हैं। ओनर कहता है, हमें आगे और भी बिजनेस करना है, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं। ये कहकर वो चला जाता है। उसके जाते ही जूनी उस एम्प्लॉय से कहता है, हमें ओनर को धोखा देकर उसके सारे पैसे हथियाने होंगे, फिर उसे बैंक में फंसा देंगे। अब सीन में दिखाते हैं कि मिंग बाथरूम में कुछ गिरा देता है। उसकी आवाज सुनकर जूनी को शक हो जाता है कि किसी ने उनकी बातें सुन ली हैं। वो बाथरूम के पास जाकर झुकता है और मिंग के पैर पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है। मिंग को देखकर जूनी कहता है, तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए थे ना, मैं तुम्हारे लिए बैंक से अरेंज करवा दूंगा, लेकिन मेरी बात किसी और को नहीं बताओगे। मिंग कहता है, ठीक है, मैं सोचकर बताता हूँ। थोड़ी देर बाद जूनी मिंग को अपने कैबिन में बुलाता है और कहता है, मैं तुम्हें लोन क्यों दिलवाऊं? तुमने सिर्फ मेरी बात सुनी है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है और अब तो मैंने तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया है, तुम घर जा सकते हो। मिंग कई बार रिक्वेस्ट करता है, मैं ये बात किसी से शेयर नहीं करूंगा, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, लेकिन जूनी उसकी बातों को इग्नोर करता है और उसे निकाल देता है। अब सीन शिफ्ट होता है जियाजो की तरफ, जो एक ज्वेलरी शॉप में काम कर रही होती है। वहाँ उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड जियाओया आती है। कई सालों बाद मिलने पर दोनों बहुत खुशी से बातें करती हैं। जियाओया बताती है कि उसने एक अमीर आदमी से शादी की है। तब जियाजो भी कहती है, हाँ, मेरे हस्बैंड भी बहुत अमीर हैं और हमेशा बिजी रहते हैं। इस तरह वो उससे झूठ बोल देती है। तब जियाजो से कहती है, आज रात तुम अपने हस्बैंड को साथ लेकर आना, हम सब साथ में डिनर करेंगे, मैं भी अपने हस्बैंड को साथ लाऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब जियाजो एक बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। उसने जो झूठ बोला था, अब उसे समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन को कैसे संभाले। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो मिंग से कहती है कि वो उसके हस्बैंड बनने की एक्टिंग करे। फिर वो एक कोट किराए पर लेती है और मिंग को पहनने के लिए देती है। जियाजो मिंग को ऐसे तैयार करती है कि वो एक अमीर बिजनेसमैन लगे। फिर दोनों जियाओया की बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं। वहां जियाजो मिंग को अपना हस्बैंड बताकर सबको इंट्रोड्यूस करती है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल चलता है। खाना खाते वक्त मिंग जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म कर देता है और फिर अपना कोट उतार कर साइड में रख देता है। तभी जियाओया और उसका हस्बैंड सी चैंग नोटिस करते हैं कि मिंग के कोट पर लिखा है, यहाँ कपड़े किराए पर दिए जाते हैं, लेकिन मिंग को इसका पता नहीं होता। वो तुरंत कहता है, मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है, और ऐसी ही झूठी बातें बताने लगता है। ये सब सुनकर जियाओया और सी चैंग हंसने लगते हैं। इतना ही नहीं, जियाजो उन्हें अपनी एक नकली डायमंड रिंग दिखाकर कहती है, ये करोड़ों की डायमंड है। तभी वो फेक डायमंड उस रिंग से निकलकर आग के पास गिर जाता है और पूरी तरह से पिघल जाता है। ये सब देखकर जियाओया और सी चैंग जोर जोर से हंसते हैं। जियाजो बहुत शर्मिंदा हो जाती है और फिर घर लौट जाती है। ये सब सोचकर वो मिंग के सामने रोने लगती है। तभी टीवी पर एक लॉटरी टिकट वाला शो चल रहा होता है। शो देखते ही दोनों लॉटरी खरीदने का सपना देखने लगते हैं। वो पता लगाते हैं कि कौन सा नंबर जीतने वाला है। फिर अगले दिन मिंग के टाइमलाइन यानी 1999 में जाकर उस नंबर वाली लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। अब क्योंकि उन्हें पहले से पता होता है कि वही टिकट जीतने वाली है, दोनों खूब मस्ती करते हैं। इस दौरान जियाजो मिंग को अपने टाइमलाइन में ले आती है। दोनों बाहर जाकर ड्रिंक्स करते हैं और एंजॉय करते हैं। तभी रेस्टोरेंट का स्टाफ आकर उनसे ड्रिंक्स के पैसे मांगता है। जियाजो कहती है, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं, तुम मेरा पर्स रख लो। ये कोई नॉर्मल पर्स नहीं है, बहुत कीमती है।
कल मैं पैसे देकर इसे वापस ले लूंगी। अगले दिन सुबह होते ही दोनों लॉटरी रिजल्ट जानने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। जैसा सोचा था वही टिकट जीतती है, लेकिन तभी अचानक उस टिकट से नंबर गायब हो जाता है और दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। फिर उन्हें समझ आता है कि वो अपने फ्यूचर को बदल नहीं सकते। अगले दिन जियाजो उस रेस्टोरेंट में जाकर अपना पर्स वापस मांगती है, लेकिन स्टाफ मना कर देता है और कहता है पहले पैसे दो। उसके पास पैसे नहीं होते तो वो गुस्से में घर लौट जाती है। तभी एक बड़े एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन पर मिंग को दिखाया जाता है। असल में वो 2018 की टाइमलाइन वाला मिंग होता है, जो फ्यूचर में एक अमीर बिजनेसमैन बन चुका होता है और मीडिया को इंटरव्यू दे रहा होता है। उसे देखकर मिंग शॉक हो जाता है और सोचता है मैं फ्यूचर में ऐसा कैसे बन गया। फिर दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां फ्यूचर मिंग इंटरव्यू दे रहा होता है। मिंग जैसे ही उसके पास जाने की कोशिश करता है, वहां फिर से अर्थक्वेक आता है और प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। तब फ्यूचर मिंग को ऐसा फील होता है कि वो पहले जियाजो से मिल चुका है। इस तरह जियाजो से जुड़ी हुई सारी बातें मिंग को याद आने लगती हैं। तभी मिंग फिसलकर नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में चोट लगती है। उसी वक्त फ्यूचर मिंग के हाथ पर भी वही चोट दिखती है। इससे ये साफ हो जाता है कि मिंग जो भी करता है उसका असर फ्यूचर मिंग पर भी पड़ता है। अब पहले वाली मीटिंग सीन में जो बिजनेसमैन दिखाया गया था वो कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर मिंग ही होता है, और उसके साथ जो साइंटिस्ट बात कर रहा था वो जूनी होता है। वही जूनी जिसने 1999 में मिंग को नौकरी से निकाला था। अब जूनी फ्यूचर मिंग से कहता है 1999 वाला मिंग अपनी टाइमलाइन में नहीं रह रहा, वो जियाजो की टाइमलाइन में जा रहा है। इसी वजह से आपको पुरानी मेमोरीज आती रहती हैं और ये सब चीजें आपके लिए भारी पड़ सकती हैं। अगले दिन मिंग अपने ऑफिस जाता है और जूनी से मिलता है। वो कहता है आप मुझे नौकरी से निकालेंगे, चलिए मैं खुद ही छोड़ देता हूँ। ये कहकर वो अपना रेजिग्नेशन लेटर थमाकर वहां से चला जाता है। उधर फ्यूचर मिंग जियाजो की ज्वेलरी शॉप में आता है और उसे डेट पर अपनी कार में ले जाता है। लेकिन जितनी खुशी जियाजो को 1999 वाले मिंग के साथ मिलती थी, उतनी इस फ्यूचर मिंग के साथ नहीं मिलती। फ्यूचर मिंग उसे एक महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, लेकिन फिर भी जियाजो के दिल में कुछ मिसिंग सा रहता है। डिनर के दौरान फ्यूचर मिंग कहता है मुझे पता है कि तुम 1999 वाले मिंग के साथ रह रही हो, लेकिन अब तुम्हें मेरे पास्ट से दूर रहना होगा। इससे मेरा फ्यूचर डिस्टर्ब हो सकता है। मैं एक गोल के साथ आगे बढ़ रहा हूँ और तुम्हारी वजह से उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तुम्हारे बचपन का घर मैं तुम्हें वापस दिलवा दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें 1999 वाले मिंग से दूर जाना होगा। अब कोई और रास्ता ना होने पर जियाजो इसके लिए मान जाती है, लेकिन वो ये घर के लिए नहीं करती बल्कि इसलिए कि मिंग के फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। घर लौटते ही जियाजो मिंग से कहती है मुझे किसी और जगह अच्छी नौकरी मिल गई है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और अगली सुबह होते ही वो अपना सारा सामान लेकर अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती है। मिंग को छोड़कर जाने का ख्याल उसे रुला देता है, लेकिन जाते वक्त जियाजो अपने टाइमलाइन का डोर लॉक करना भूल जाती है और वो थोड़ा सा खुला रह जाता है। मिंग इसे नोट करता है और अब वो जियाजो की हेल्प के बिना ही उस टाइमलाइन में जा सकता है। अब मिंग की टाइमलाइन में दिखाते हैं कि उसका मैनेजर जूनी कंपनी के ओनर पर अटैक करता है, जिससे ओनर बेहोश हो जाता है। जूनी घबराकर उसे ड्रिंक पिलाने लगता है। असल में उसका प्लान होता है कि उसे नशे में मार दे ताकि लोग समझें कि ये एक एक्सीडेंट था। अब सीन शिफ्ट होता है जियाजो की टाइमलाइन में। वो कई सालों बाद अपने बचपन के घर लौटती है। तभी फ्यूचर मिंग उसे वो पर्स वापस देता है जो उसने रेस्टोरेंट के स्टाफ को दिया था। जियाजो नोट करती है कि मिंग के कोट पर रेंट शॉप का स्टिकर लगा है। ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि ये फ्यूचर मिंग नहीं बल्कि 1999 वाला मिंग है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जियाजो कहती है हमारा अलग होना ही तुम्हारे फ्यूचर के लिए सही होगा, इसलिए आगे से मुझसे मिलने की बात मत करना, और उसे ऐसा कहकर भेज देती है। दोनों रोने लगते हैं। मिंग उदास होकर अपने अपार्टमेंट लौटता है। तभी उसे जूनी का कॉल आता है। वो अर्जेंटली उसे एक ब्रिज पर बुलाता है। मिंग को समझ नहीं आता कि नौकरी छोड़ने के बाद भी जूनी उसे क्यों बुला रहा है। असल में जूनी ने मिंग को इसलिए बुलाया होता है क्योंकि उसे ऑनर को खत्म करने के लिए उसकी मदद चाहिए होती है। वो कहता है अब इसे मार देते हैं, लेकिन ऐसा लगना चाहिए जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ हो। मिंग को ये सब करना मंजूर नहीं होता। वो जूनी को बार बार समझाता है ऐसा मत करो, ये गलत है, लेकिन जूनी उसकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। तभी मिंग को कुछ बातें रियलाइज होती हैं कि 1999 में फ्यूचर मिंग और जूनी ने मिलकर उस ओनर को मार दिया था और उसी वजह से मिंग को मैनेजर की पोस्ट मिली थी और वो इतना अमीर बन गया था। अब मिंग उस कार की चाबी पर लगे चैन को नोटिस करता है, वही चैन जिसे देखकर जियाजो अपने डैड को याद करती थी, यानी
वो ऑनर ही जियाजो के डैड हैं। ये समझते ही मिंग सोचता है जो गलती मैंने की थी उसे अब मैं ही ठीक करूंगा। फिर वो दौड़कर जूनी को रोकता है और ऑनर को बचा लेता है। ऐसा करते ही फ्यूचर मिंग गायब हो जाता है और जियाजो को उसके डैड वापस मिल जाते हैं। वो फिर से अपने बचपन में डैड के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। अब पास्ट में बदलाव आने से सब कुछ बदलने लगता है। मिंग भी सबको बदलते हुए देखता है और वो जियाजो से मिलने के लिए अपार्टमेंट की तरफ दौड़ता है। दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं और एक ही जगह पर मिलते हैं। तभी जियाजो धीरे धीरे गायब होने लगती है। मिंग उससे कहता है, अब कुछ ही देर में तुम गायब हो जाओगी। तुम अपने पास्ट में पहुंच चुकी हो और अब तुम मुझसे 7 साल छोटी हो। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। मिंग की बातें सुनते सुनते जियाजो गायब हो जाती है। अब 8 साल बाद का सीन दिखाते हैं। जियाजो अपने पसंदीदा म्यूजिक को सुनकर उसकी तरफ चलती हुई आ रही होती है। तभी मिंग उसे देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो पास आता है, जियाजो उसे एक जोरदार किक मारती है और गुस्से में पूछती है, तुम चोर हो क्या? ऐसे मेरे पास क्यों आ रहे हो? ये देखकर मिंग सोचता है, क्या सचमुच हमारी कहानी की शुरुआत भी लड़ाई से ही होनी तय है? और इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें